ठाकुरदा, राबिंद्रनाथ टैगोर। एक जमाना था कि नैनजोड़ के जमींदार बाबू कहलाते थे। उस जमाने में बाबू के लिए अपनी शान कायम रखना मामूली बात न थी। आजकल जैसे राजा खान बहादुर खिताब हासिल करने के लिए दावतें देनी पड़ती हैं, गाने बजाने के जलसे करने पड़ते हैं, कभी कभी घुड़दौड़ में भी हिस्सा लेना पड़ता है और डालियां देनी पड़ती हैं, सलाम बजा लाने पड़ते हैं, उसी तरह उस जमाने में अवाम से बाबू का खिताब हासिल करने में भी बड़ी जांफिशानी की जरूरत होती थी। नैन जोड़ के बाबुओं की वजह यह थी कि ढाका की धोती का किनारा पहनते वक्त फाड़ कर फेंक देते। किनारे समेत पहनने से उनके नाजुक मिजाज को ठेस लगने का अंदेशा था। वो लाख रुपया खर्च करके बिल्ली के बच्चे की शादी करते। नकल मशहूर है कि एक दफ़ा किसी तकरीब में उन्होंने अहद किया था कि रात को दिन बनाकर छोड़ेंगे। बेशुमार चराग रोशन किए गए और आफताब की किरणों की जगह जरी की किरणों का छिड़काव किया गया। जाहिर है कि बाबुओं की वो शान नस्लन बाद नस्ल एक तरह पर कायम न रह सकती थी। जैसे किसी चराग में बेहिसाब बत्तियां जला दी जाएं तो बहुत जल्द उसका तेल खत्म हो जाता है, उसी तरह जमींदारी की शान के इजहार में नैन जोड़ के बाबुओं की भी तबाही आ गई थी। हमारे कैलाश चंद्र राय चौधरी उसी नैन जोड़ के कदीमी शान शौकत के बुझे हुए चराग थे। जब वो पैदा हुए तो उनके खानदानी जाहो जलाल का तेल चराग की तह तक आ पहुंचा था। उनके पिताजी स्वर्गवासी हुए तो खानदानी शान से क्रियाक्रम वगैरह अंजाम देने में घर की रही सही आन आखिरी झलक दिखाकर गायब हो गई। फर्ज अदा करने में सारी जायदाद बिक गई। जो बची कुची रह गई थी उससे आबाई शान शौकत का कायम रखना नामुमकिन था। इस वजह से नैन जोड़ छोड़कर कैलाश बाबू अपने लड़के को हमराह लेकर कलकत्ता चले गए। उनका लड़का सिर्फ एक लड़की छोड़कर मर गया और इस तरह उसने अपने खानदानी जाहो अजमत के खो जाने के गम से निजात पाई। कलकत्ता में हम लोग कैलाश बाबू के पड़ोसी हैं। हमारी कहानी उनकी दास्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे पिताजी ने अपनी कोशिश से दौलत कमाई थी। वो कभी घुटनों से नीचे लटकते हुए कपड़े नहीं पहनते थे, पैसे पैसे का हिसाब रखते थे और बाबू का खिताब हासिल करने की हवस उनको बिल्कुल न थी। उनकी इस बात का मैं उनका इकलौता बेटा निहायत शुक्रगुजार हूँ। मैंने जो कुछ लिखना पढ़ना सीखा है और अपनी ज़िंदगी और इज्जत की हिफाजत के लिए जो काफ़ी दौलत बगैर किसी कोशिश के मुझे मिल गई है, उसको मैं बाइसे फ़ख्र समझता हूँ। मैं लोहे के संदूक में पिताजी के महफूज रखे हुए कंपनी के कागजात को महज आबाओ अजदाद के शानदार माजी की सूखी कहानी से ज़्यादा कीमती समझता हूँ। शायद इसी वजह से जब दिवालिया बैंक के नाम चेक लिखने की तरह कैलाश बाबू अपनी खोई हुई खानदानी शान शौकत की कहानी बयान करने लगते तो मुझे बहुत नागवार गुजरता। मुझे ख्याल होता कि चूंकि मेरे पिताजी ने अपनी मेहनत से दौलत कमाई है, इसलिए कैलाश बाबू हमें हिकारत की नज़र से देखते हैं। मुझे गुस्सा आता और मैं सोचता कि दर हकीकत वो हिकारत से देखे जाने के काबिल हैं या हम। जिस शख्स ने अपनी सारी ज़िंदगी ईसार में गुजार दी हो, जिसने लालच को कभी भी अपने ऊपर काबू न पाने दिया हो, लोगों की ज़बानी तारीफ की तरफ कभी इल्तिफात न किया हो, अनथक मेहनत और दानिशमंदी से रुकावटों को रास्ते से हटाते हुए और मुनासिब हालात ज़माना से फ़ायदा उठाकर एक एक करके रुपया जमा किया हो और उसका एक ऊंचा सा मीनार अपने हाथों तैयार किया हो, वो सिर्फ घुटनों से नीचे कपड़ा न पहनने की वजह से कोई मामूली आदमी नहीं समझा जा सकता। उस वक्त मैं कम उम्र था, इसलिए इस किस्म की दलीलें सोचा करता था। अब उम्र ज़्यादा हो गई है तो सोचता हूँ इस खुद फरेबी में मज़ायक़ा क्या है। मेरे पास तो बहुत सी जायदाद है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं वो अगर इस खुद फरेबी के सहारे खुश होता है तो इसमें मेरा क्या नुकसान है। अगर उस बेचारे को झूठी शेखी भगाड़ने से कुछ मज़ा हासिल हो जाए तो क्या हरज है। मैं ये भी देखता था कि मेरे सिवा और दूसरा कोई भी कैलाश बाबू से नाराज़ नहीं। वजह यह थी कि उन जैसा सीधा साधा आदमी आम तौर पर नज़र नहीं आता और दुख सुख में अपने हमसायों के साथ उनके ताल्लुकात निहायत खुशगवार थे। बच्चा हो या बूढ़ा, हर किसी से हंसते हुए साहब सलामत किया करते और जब तक उसके घर के हर फर्द की खैरियत दरियाफ्त न कर लेते उनको इत्मीनान न होता।
اس لیے उनकी किसी से मुलाकात हो जाती तो सवाल और जवाब की एक लंबी कड़ी तैयार हो जाती थी। भाई खैरियत से तो हो? शशि अच्छा है? हमारे बूढ़े बाबू अच्छे हैं? सुना था मधु के घर लड़के को बुखार आ गया, अब तो अच्छा है ना? हरिचरण को बहुत दिनों से नहीं देखा, तबीयत तो कुछ खराब नहीं? इसी किस्म की पूछगछ वो किया करते। वो निहायत साफ सुथरे रहते थे, अगरचे उनके पास कपड़े ज्यादा थे, फिर भी अपनी मर्जी ओढ़ने की चादर, अपना कुर्ता, एक पुरानी शॉल जिसे वो बिछाते थे, तकिए का गिलाफ, एक छोटी सी शतरंजी, सब वो अपने हाथ से धूप दिखाकर और झाड़ कर तह करते और तरतीब के साथ अलगनी पर लटका देते। उनको देखकर यही मालूम होता कि हर वक्त वो आरास्ता पैरास्ता तैयार रहते हैं। घर का सामान मुख्तसर था, मगर उसी को सलीके से रखने की वजह से कमरा सजा हुआ दिखाई देता। ऐसा मालूम होता कि उनके पास और भी बहुत सामान है। उनके यहाँ कोई नौकर न था। कभी कभी वो किवाड़ बंद करके खुद ही अपने हाथ से धोती कुर्ता और ओढ़ने की चादर को करीने से लगाकर रखते। बड़ी बड़ी जमींदारियां और बेशकीमत मालो असबाब तो वो खो ही चुके थे, मगर एक कीमती गुलाब पाश, एक इत्रदान, एक सोने की रकाबी, एक चांदी का हुक्का, एक बेशबहा शॉल और अगले जमाने की पोशाक और पगड़ी को गुर्बत के पंजे से उन्होंने अब तक किसी तरह बचा रखा था। कोई महफिल होती या और कोई मौका होता तो ये सब चीजें निकाली जाती और शोहराए आफाक नैन जोड़ के बाबुओं की शान कायम रहती। कैलाश बाबू यूं तो बड़े नेक आदमी थे, मगर अपनी बातों में जिस फख्र और शान का इजहार किया करते, उसे गोया वो अपने आबाओ अजदाद का हक समझते थे। लोग भी उनको सराहते और उनकी सादगी से लुत्फ उठाते। सब उन्हें ठाकुरदा यानी बूढ़े दादा कहा करते। हर वक्त उनके यहाँ एक छोटा सा मजमा रहा करता, मगर लोगों को इसका ख्याल रहता कि उन पर किसी किस्म के खर्च का बोझ ना पड़े, इसलिए कोई ना कोई शख्स एक दो सेर तंबाकू ले आकर उन्हें देता और कहता, ठाकुरदा ये तंबाकू कैसा है, गया से मंगवाया है। ठाकुरदा एक दो कश पीकर कहते, भाई वाकई अच्छा तंबाकू है, और इस सिलसिले में वो 60-65 रुपए सेर के तंबाकू का जिक्र छेड़ देते और लोगों से पूछा भी करते कि किसी को उस तंबाकू का मजा लेने का शौक है या नहीं। सभी जानते थे कि अगर कोई कह बैठे कि लाइए देखूं तो कैसा तंबाकू है, तो या उस संदूकचे की कुंजी न मिलेगी या जुस्तजू के बाद पता चलेगा कि उनका पुराना नौकर गणेश कहाँ कौन सी चीज डाल देता है कि उसे ढूंढ कर निकालना मुश्किल होता है। गणेश भी बेचूनो चरा अपने सर इल्जाम लेने पर आमादा हो जाता। इस वजह से हर शख्स एक जबान होकर बोल उठता, वो तंबाकू हम लोग बर्दाश्त न कर सकेंगे, हमारे लिए यही अच्छा है। ये सुनकर ठाकुरदा दोबारा इसरार न करते और हंसकर बात टाल दिया करते। जब लोग उठने लगते तो वो कहते, ये सब बातें तो हुई, मगर भाई बताओ तो सही किस दिन तुम लोग मेरे यहाँ खाना खाओगे। इस पर हर शख्स यही कहता कि कोई दिन मुकर्रर कर लिया जाएगा। ठाकुरदा कहते, हाँ यही मुनासिब है, थोड़ी सी बारिश हो जाए और किसी कदर ठंड हो, वरना गर्मियों में भारी चीजों के खाने में मजा नहीं आता। फिर जब बारिश होती तो ठाकुरदा को उनका वादा कोई याद न दिलाता, बल्कि अगर बात छिड़ती तो वो लोग कहते, बरसात में बड़ी दिक्कत होगी और कोई मजा ना आएगा। इस छोटे से किराए के मकान में उनका रहना नामुनासिब था और वहां उन्हें तकलीफ भी हो रही थी। इसका एतराफ ठाकुरदा के रूबरू दोस्त अहबाब किया करते और कलकत्ते में उनके लायक मकान का मिलना और खरीदना किस कदर दुश्वार था, इसमें किसी को इख्तिलाफ ना होता। और इस 6-7 साल के अरसे में मोहल्ले का कोई शख्स भी किराए पर लेने के काबिल अच्छा बड़ा सा मकान तलाश करके निकाल न सका। बिल आखिर ठाकुरदा कहते, जाने भी दो भाई, तुम्हारे पड़ोस में हूँ, इसी में मेरी खुशी है। नैन जोड़ में तो इतना बड़ा मकान पड़ा ही है, मगर वहां जी नहीं लगता। मुझे यकीन है कि ठाकुरदा भी ये जानते थे कि लोग उनकी असली हालत से बखूबी वाकिफ हैं। जब वो ये जाहिर करने की कोशिश करते कि नैन जोड़ की अगली शान शौकत गोया आज भी कायम है और लोग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते, तो वो अपने दिल में ज़रूर समझते होंगे कि ये सिर्फ उनकी खुश अखलाक़ी का इजहार हो रहा है, वरना असलियत कुछ नहीं। लेकिन न जाने क्यों मुझे बहुत बुरा मालूम होता। अगर कोई शख्स ऐसी डींग हाँके जिससे किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, फिर भी कमसिनी में उसकी तरदीद का शौक पैदा हो जाता है और दूसरे हजारों बड़े बड़े गुनाहों के मुकाबले में हिमाकत सबसे बड़ा गुनाह मालूम होती है। दर हकीकत कैलाश बाबू बेवकूफ़ न थे। कोई तकरीब हो या और कोई मसला हो,
اس میں ان کی رائے صائب سمجھی جاتی تھی، لیکن جب کبھی وہ اپنے خاندانی جاہ و جلال کا ذکر کرنے لگتے تو عقل کھو بیٹھتے۔ چونکہ لوگوں کو ان سے محبت تھی، اس لیے ان کی محمل باتوں کو بھی وہ بے چون و چرا سن لیتے۔ چنانچہ ان کی باتیں بھی حد سے تجاوز کر جاتی۔ اگر کوئی دوسرا شخص ان کو خوش کرنے کے لیے یا یوں ہی اپنا دل بہلانے کے لیے انتہائی مبالغے کے ساتھ نین جوڑ کی داستان بیان کرتا تو کیلاش بابو بلا تعمل اسے مان لیتے، اور خواب میں بھی انہیں خیال نہ آتا کہ کسی شخص کو بھی ان واقعات کے سچے ہونے سے انکار ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار میرا جی چاہتا کہ یہ بڈھا جھوٹ کا ایک قلعہ بنائے بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ برابر قائم رہے گا، اس کے قلعے کو توپ سے اڑا دوں۔ کسی چڑیا کو شاخ پر بیٹھے دیکھ کر شکاری کا جی چاہتا ہے کہ اس پر گولی چلا دے۔ پہاڑ پر کسی پتھر کو لٹکتا دیکھ کر لڑکوں کے دل میں آتا ہے کہ ٹھوکر سے اسے لڑکا دیں۔ جس چیز کا گرنا اب تب ہو رہا ہو، جو صرف تھوڑے سے لگاؤ کی وجہ سے گر نہ رہی ہو، اس کے گرا دینے سے ان کے دل کو ایک تسکین سی ہوتی ہے اور دیکھنے والوں کو بھی تشفی ہو جاتی ہے۔ کیلاش بابو کی جھوٹی باتیں اس قدر صاف اور واضح تھیں اور ان کی بنیاد اس قدر کمزور تھی کہ جب سچائی کے سامنے وہ سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی تو ان کو ایک دم میں ملیا میٹ کر دینے کا شوق میرے دل میں پیدا ہو جاتا۔ کچھ تو خلقی آلکس اور کچھ لوگوں نے جس طرز عمل کو مان لیا ہے اس کے خلاف نہ کرنے کی خواہش مجھے ایسا کرنے سے روکا کرتی۔ گزشتہ واقعات پر اب جو غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ کیلاش بابو سے میری رقابت کی ایک اور وجہ تھی جسے تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک دولت مند شخص کا لڑکا تھا، پھر بھی وقت پر میں نے ایم اے کیا اور جوانی کے باوجود کبھی کسی بری صحبت میں نہ رہا اور نہ کبھی عیش پرستی کی زندگی بسر کی۔ بزرگوں کے انتقال کے بعد خود جائیداد کا مالک ہونے پر بھی میرے چلن میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی۔ علاوہ اس کے میری صورت ایسی تھی کہ اپنے منہ سے حسین کہوں تو غرور سمجھا جائے گا، جھوٹ نہ ہوگا۔ لہٰذا ہمارے بنگال دیس میں شادی بیاہ کا کوئی بازار لگتا تو میری قیمت بلا شبہ بہت ہی زیادہ ہوتی، اور میں نے بھی اس بازار میں اپنی پوری قیمت وصول کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ کسی رئیس کی تعلیم یافتہ حسین اکلوتی لڑکی میری مطمع نظر تھی۔ 10-20 ہزار روپے کے تلک کے ساتھ میری شادی کے پیغام اکثر گھرانوں سے آ رہے تھے۔ میں اطمینان سے ترازو لے کر ان کی موزونیت کی جانچ کر رہا تھا۔ کوئی بھی میری نظر میں جچتا نہ تھا۔ آخر سنسکرت زبان کے شاعر بھبو بھوتی کی طرح میرے خیال میں یہ بات بھی آ گئی: کیا جانیے مل جائے ہمسا بھی کہیں کوئی، ہے وقت ابھی کافی دنیا بھی نہیں چھوٹی۔ لیکن اس زمانے میں اور خاص کر چھوٹے سے بنگال میں ایسے کسی وجود کا ظہور میں آنا بہت ہی مشتبہ معلوم ہوتا تھا۔ غیر شادی شدہ لڑکیوں کا بوجھ جن کے سر تھا، وہ بیچارے ہر وقت میری طرح طرح کی خوشامدیں کیا کرتے، لڑکی چاہے پسند ہو یا نہ ہو۔ اس قسم کی پوجا مجھے بری نہ لگتی تھی۔ چونکہ میں اچھا لڑکا تھا، اس لیے لڑکیوں کے پتاؤں کا اس طرح میری پوجا کرنا میں اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیوتاؤں کی پوجا برابر کرتے رہنا لازمی ہے، چاہیں وہ کوئی بر دیں یا نہ دیں، کیونکہ پوجا نہ ہونے پر وہ بہت بیزار ہوتے ہیں۔ چونکہ مستقل میری اسی طرح پوجا ہو رہی تھی، میرا مزاج بھی دیوتاؤں جیسا ہو گیا تھا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ٹھاکر دا کی ایک پوتی تھی، اسے میں نے کئی دفعہ دیکھا تھا، مگر اس کو حسین سمجھنے کا دھوکہ مجھے کبھی نہیں ہوا، لہٰذا اس کے ساتھ شادی کرنے کا خیال میرے دل میں کبھی بھی پیدا نہ ہوا۔ لیکن اس کا مجھے یقین تھا کہ کیلاش بابو خود یا کسی اور کے ذریعے اپنی پوتی کو بھیٹ چڑھانے کی غرض سے میری پوجا کرنے آئیں گے، کیونکہ میں اچھا لڑکا تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے میرے کسی دوست سے کہا بھی تھا کہ نین جوڑ کے بابوؤں نے کبھی بھی آگے بڑھ کر کسی سے کسی بات کی درخواست نہیں کی ہے۔ لڑکی اگر عمر بھر کنواری ہی رہ جائے تو بھی وہ اس خاندانی رواج کے خلاف کچھ نہ کریں گے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ وہ غصہ بہت دنوں تک میرے دل میں رہا، مگر صرف اچھا لڑکا ہونے کی وجہ سے میں خاموش ہی رہا کرتا۔ جیسے بادل کی گرج کے ساتھ بجلی بھی ہوا کرتی ہے، اسی طرح میری فطرت میں غصے کے ساتھ شوق تجسس بھی تھا۔ بڈھے کو صرف ستانا میرے لیے ناممکن تھا، لیکن ایک دن ایک عجیب ترکیب مجھے سوجھی جس پر عمل کرنے کی خواہش میں دبا نہ سکا۔ پہلے ہی کہہ چکا ہوں، بڈھے کو خوش کرنے کے لیے لوگ طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے۔ محلے میں ایک پینشن یافتہ ڈپٹی کلیکٹر صاحب تھے۔ وہ اکثر ٹھاکردہ سے کہا کرتے کہ جب کبھی میری چھوٹے لاٹ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ نین جوڑ کے بابوؤں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور پوچھتے ہیں۔
लाट साहब फरमाया करते हैं कि एक बर्दवान के महाराजा का और दूसरा नैनजोड़ के बाबुओं का 2 कदीमी घराने बंगाल में हैं। ठाकुर दा बहुत खुश होते और साबिक डिप्टी बाबू से मुलाकात होते ही उनकी खैर आफियत दरियाफ्त करने के बाद पूछा करते, लाट साहब खैरियत से तो हैं? उनकी मेम साहिबा तो अच्छी हैं? लड़के लड़कियां सब बखैरियत हैं? ये ख्वाहिश भी जाहिर करते कि किसी दिन जाकर लाट साहब से मिलाएंगे। साबिक डिप्टी बाबू बखूबी वाकिफ थे कि नैन जोड़ की मशहूर चौकड़ी के उनके दरवाजे तक आते आते बहुतेरे छोटे और बड़े लाट साहबों का तबादला हो जाएगा। एक दिन मैं अलग सुबह पहुंचा और कैलाश बाबू को आड़ में ले जाकर चुपके से कहा, ठाकुर दा, कल मैं छोटे लाट साहब के यहाँ गया था। जब उन्होंने नैनजोड़ के बाबुओं का जिक्र किया तो मैंने फौरन कहा, नैनजोड़ के कैलाश बाबू कलकत्ते ही में हैं। ये सुनकर छोटे लाट साहब को बड़ा अफसोस हुआ कि अब तक वो आपसे मिलने ना आ सके। उन्होंने फरमाया है कि आज ही दोपहर को वो आपसे खुफिया तौर पर मिलने आएंगे। और कोई होता तो इस बात को इम्कान से बाहर समझता। अगर किसी दूसरे शख्स के बारे में ऐसा कहा जाता तो कैलाश बाबू भी हंस पड़ते, मगर अपने बारे में उनको जरा भी शुबा न हुआ। सुनकर जिस कदर खुश हुए उसी कदर घबरा भी गए। कहाँ उन्हें बिठाया जाए, क्या किया जाए, किस तरह उनकी खातिर मदारात की जाए, नैन जोड़ की शान क्यों कर कायम रखी जाए। अलावा इसके वो अंग्रेजी नहीं जानते, बातचीत क्यों कर की जाए, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, कोई फिक्र न कीजिए, लाट साहब के साथ तर्जुमान रहता है, मगर छोटे लाट साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि कोई दूसरा शख्स उस वक्त मौजूद न रहे। दोपहर के वक्त जबकि मोहल्ले के अक्सर लोग दफ्तर जा चुके थे और जो घर पर मौजूद थे वो भी क्वार्टर बंद करके सो रहे थे, एक जोड़ी कैलाश बाबू के मकान पर आकर खड़ी हो गई। तमगा लगाए हुए चपरासी ने खबर की। ठाकुर दा कदीमी तरह की सफेद पोशाक जेबेतन किए हुए और सर पर एक पगड़ी बांधे तैयार बैठे ही थे। अपने पुराने नौकर गणेश को भी अपनी धोती कुर्ता वगैरह पहना रखा था। छोटे लाट साहब के आने की खबर सुनते ही हाँपते हाँपते दरवाजे पर जाकर खड़े हुए और झुक झुक कर सलाम करते हुए अंग्रेजी लिबास पहने हुए मेरे एक हमउम्र दोस्त को घर के अंदर ले गए। कैलाश बाबू के पास जो एक कीमती शॉल रह गई थी उसको उन्होंने चौकी पर बिछा दिया था। उसी पर नकली लाट साहब को बिठाकर उर्दू जबान में आजिजी और इनकिसारी से भरा हुआ तूलानी सपासनामा पढ़ा और उस अशरफी के माले को, जिसे पुश्त ब पुश्त बदिक्कत तमाम महफूज रखते चले आ रहे थे, सोने की रकाबी में रखकर नजर पेश की। पुराना खादिम गणेश गुलाब पाश इत्रदान लिए खड़ा था। कैलाश बाबू ने बड़े ही अफसोस के साथ अर्ज किया कि अगर हुजूर बहादुर नैनजोड़ के मकान पर कदम रंजा फरमाते तो उनसे जहां तक बन पड़ता हुजूर के लायक खातिर तवाज़ो करते। कलकत्ते में तो वो खुद भी मुसाफिर हैं और पानी के बाहर मछली की तरह बेबस, वगैरह वगैरह। मेरे दोस्त एक बड़ा सा हैट सर पर रखे हुए बड़ी संजीदगी के साथ सर हिलाने लगे। अंग्रेजी ओहदे के मुताबिक ऐसे मौके पर हैट उतार दिया करते हैं, मगर मेरे दोस्त पहचाने जाने के खौफ से और हत्तुल इम्कान अपने को छुपाए रखने के लिए टोपी उतार न सकते थे। सिवाय कैलाश बाबू और उनके पुराने नौकर के, जिन्हें गुरूर ने अंधा बना दिया था, दूसरा कोई भी होता तो भेस बदले हुए बंगाली को पहचान लेता। कोई 10 मिनट तक गर्दन हिलाने के बाद मेरे दोस्त उठ खड़े हुए और जैसा कि सिखा दिया गया था, चपरासी ने सोने की रकाबी समेत अशरफियों का माला, वो शॉल और नौकर के हाथ से गुलाब पाश और इत्रदान लेकर गाड़ी में रख दिया। कैलाश बाबू ने समझा यही छोटे लाट का दस्तूर है। मैं करीब के कमरे में छुप कर देख रहा था। हंसी रोकने की वजह से दम घुटा जा रहा था। आखिरश जब बर्दाश्त न कर सका तो वहां से कुछ दूर दूसरे कमरे में जा घुसा और खूब दिल खोलकर हंसता रहा। फिर देखा कि उसी कमरे में चौकी पर पड़ी हुई एक लड़की सिसकियां ले लेकर रो रही है। मुझे यकायक हंसते हुए कमरे में दाखिल होते देखकर वो फौरन चौकी पर से उठ खड़ी हुई। उसने मेरी तरफ ऐसी कहर की निगाह से देखा कि मेरे ऊपर गोया बिजली गिर पड़ी और फिर गुस्से से गरजती हुई आवाज में वो रोती हुई बोली, मेरे दादा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम लोग उनको धोखा देने आए हो? तुम लोग आए ही क्यों हो? फिर उससे कुछ ना बोला गया। अपने मुंह को कपड़े से छुपाकर वो रोने लगी। ना मालूम मेरी हंसी कहाँ गायब हो गई। जो हरकत मैंने की थी उसका सिवाय दिल लगी के और भी कोई रुख था, ये बात मेरी समझ में अब तक ना आई थी। यकायक मुझे पता चला कि एक निहायत नाजुक जगह पर मैंने बहुत सख्त चोट लगाई है। धोखेबाजी में मेरी कामयाबी के अंदर जो खतरनाक शरारत छुपी हुई थी वो मेरी आंखों के सामने दफतन आ गई। जैसे एक कुत्ता ठोकर खाकर घर से निकल भागता है, उसी तरह मैं भी नादिम और शर्मसार चुपचाप उस घर से बाहर निकल आया। बुढ़े ने मेरा क्या बिगाड़ा था?
उसके यूं फख्र करने से कभी किसी के दिल को दुख तो नहीं पहुंचा। फिर मेरे गुरूर ने बुग़्ज़ की सूरत क्यों इख्तियार की? इसके अलावा एक चीज़ आज यकायक मेरे सामने आश्कार हो गई। अब तक मैं यही समझ रहा था कि जैसे कोई अच्छी चीज़ किसी ख़ास वक्त के लिए उठा कर रख दी जाती है, कुसुम को भी किसी गैर शादीशुदा शख्स की निगाहें इंतखाब का मुंतज़िर रखा गया था। मुझे ये गुमान था कि चूंकि मैंने उसे पसंद नहीं किया, वो अब तक यूं ही पड़ी है। इत्तेफाकन किसी को पसंद आ जाए तो वो उसकी हो रहेगी। उम्मीदों बीम की कशमकश में वो फंसी हुई थी। एक तरफ उसका माजी जिसका उसे कोई इल्म न था, और दूसरी तरफ उसका मुस्तकबिल जो बिल्कुल मौहूम था, उसके दिल को कभी पूरब की तरफ और कभी पश्चिम की तरफ खींच रहे थे। सारी रात मुझे नींद न आई। दूसरे दिन सुबह होते ही उन सब कीमती चीज़ों को जो नकली लाट साहब के साथ लाई गई थी, लेकर मैं चोर की तरह दबे पांव ठाकुरदा के मकान में दाखिल हुआ। इरादा था कि किसी से कुछ कहे बगैर खुफिया तौर पर सारी चीजें नौकर को दे आऊंगा। नौकर ना मिला। मैं सोच रहा था कि क्या करूं। इतने में करीब के कमरे से बुढ़े के साथ लड़की की बातचीत सुनाई दी। लड़की ने मोहब्बत भरे शीरीं लहजे में पूछा, दादा, लाट साहब ने कल तुमसे क्या क्या बातें की? ठाकुरदा बड़ी खुशी के साथ नैन जोड़ के बाबुओं के पुराने खानदानी औसाफ बयान करने लगे और कहने लगे कि यही लाट साहब ने फरमाया था। सब कुछ सुनकर भी वो उनकी हौसला अफजाई करने लगी। ये छोटी सी लड़की अपने बूढ़े दादा पर जो मादिराना शफकत निछावर कर रही थी, उसे देखकर मेरी आंखें भर आईं। बहुत देर तक मैं चुप बैठा रहा। फिर जब ठाकुरदा अपनी कहानी खत्म करके चले गए तो मैं वो तमाम चीजें खामोशी के साथ लड़की के सामने रखकर चला आया। आजकल के रिवाज के मुताबिक मैं ठाकुरदा को सलाम या बंदगी कुछ नहीं किया करता था। आज मैंने उन्हें सलाम किया। बूढ़े ने जरूर समझा होगा कि कल जो छोटे लाट साहब उनके मकान पर आए थे, इस वजह से यकायक उनकी भक्ति मेरे दिल में जाग उठी। वो जोश में आकर हजार जबान से छोटे लाट साहब की फर्जी बातें बयान करने लगे। मैं बगैर किसी तरदीद के उनकी बातों को सुनता रहा, और जिन लोगों ने भी सुना वो उसको सरतापा गप ही समझते रहे। जब सब लोग जा चुके तो मैंने बहुत शर्माते हुए इज्ज और इनकिसारी के साथ बुढ़े के पास एक तजवीज़ पेश की। मैंने कहा, अगरचे नैन जोड़ के बाबुओं के हसब और नसब के साथ हमारे खानदान का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, फिर भी मेरी तजवीज़ खत्म होते ही ठाकुरदा ने मुझे गले से लगा लिया और बड़ी मुसरत के साथ बोल उठे, मैं गरीब हूँ, मगर मेरी खुशकिस्मती का मुझे गुमान तक न था। मेरी कुसुम ने बहुत नेकी की है, यही वजह है कि तुम अपने आप आ गए। ये कहते कहते बूढ़े की आंखों से आंसू टपक पड़े। आज उन्होंने पहली दफ़ा गोया अपने आली रुतबा आबाओ अजदाद की तारीफ से एहतराज किया और इकरार किया कि वो गरीब है। ये भी मान लिया कि मुझे दामाद बनाकर नैन जोड़ के ख़ानदान की कोई हद तक नहीं होगी। मैं उनको बेवकूफ़ बनाने की फ़िक्र में था और वो मुझे निहायत पसंदीदा समझकर अपना बनाने की तमन्ना कर रहे थे।